दोस्तों नमस्कार। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं जीएसटी 2.0, जो हाल ही में जीएसटी परिषद के अंदर एक बहुत ही अहम निर्णय लिया गया है। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी पर डिसीजन कौन लेता है और जीएसटी के पुराने स्लैब्स में और वर्तमान स्लैब्स में क्या बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों का आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं और कौन कौन सी महंगी होने वाली है। क्योंकि हर इंसान जो है एक उपभोक्ता होता है और उपभोक्ता के लिए क्या चीज़ फायदे की रहेगी, क्या नुकसान की रहेगी, या उसकी जानकारी में होना आवश्यक है। सरकार ने अपने विजन के हिसाब से अपने द्वारा लिए गए पूर्व निर्णय में सुधार करते हुए जीएसटी में कुछ चीज़ों में बदलाव किया है। अब उन्हीं चीज़ों को अपन समझेंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव क्यों जरूरी थे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आवश्यकता से ज़्यादा महंगी थी, जिन पर जो है टैक्स नहीं लगना चाहिए था, उन चीज़ों को इस नए परिवर्तन 2.0 के अंदर जो है हटाया गया है। तो आज का अपना जो टॉपिक है सबसे बड़ा, जीएसटी 2.0 आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला, इसके ऊपर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। भारत में नई जीएसटी स्लैब संरचना 2025 ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में अपन देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। 56वीं हुई है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद में, 56वें नंबर की एक बैठक हुई है। उसमें कर व्यवस्था को नागरिक केंद्रित बनाने, दूसरा एग्रीकल्चर, हेल्थ और विनिर्माण को बढ़ावा देने और व्यवसाय को आसान बनाने हेतु अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ जीएसटी 2.0 का अनावरण किया गया। तो इसका अनावरण क्यों किया गया है? क्योंकि सरकार चाहती है कि कर व्यवस्था को जो है नागरिक केंद्रित बनाया जाए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार किए जाए, स्वास्थ्य सेक्टर में सुधार किए जाए, विनिर्माण सेक्टर में सुधार किए जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कर व्यवस्था को जो है आसान बनाया जाए। इसके लिए इसको शुरू किया गया है। अब जो सेवा वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी दर है, उनका परिवर्तन 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। यानी कि 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि के समय, नवरात्र में 22 सितंबर 2025 को डिसीजन जो है मध्य रात्रि से प्रभावी हो जाएगा। अब इससे क्या प्रभाव होने वाला है, उन चीजों को अपन देखते हैं और उससे पहले देखते हैं कि जीएसटी होता क्या है। अब जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर क्या है, जीएसटी क्या है। तो भारतीय संविधान के अंदर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा जो है प्रस्तुति भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? एक अप्रत्यक्ष टैक्स है जिसको अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप टैक्स जो होता है जो डायरेक्ट लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष टैक्स वस्तुओं के माध्यम से एक आम उपभोक्ता से वसूला जाता है। ये एक मूल्य नियोजित कर है, वेट जिसको बोला जाता है, जिसने केंद्र और राज्य द्वारा पहले लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है। अब ये अप्रत्यक्ष कर क्यों लगाया गया है? क्योंकि पहले बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे। अब ये जो जीएसटी लगाया गया है, इसके लिए सरकार का विजन था एक देश और एक टैक्स, एक देश एक कर। इस विजन के साथ जो है इसको लगाया गया था वन नेशन वन टैक्स। अब इसमें पुरानी स्लैब अपन देखते हैं कि जीएसटी की पुरानी स्लैब क्या थी। तो जीएसटी में पुराने जो 1 जुलाई 2017 से जो लागू हुआ था, उसमें 4 स्लैब थी। उन 4 स्लैब में पहली 5% की थी, दूसरी 12% की थी, तीसरी 18% की थी और चौथी 28% की थी। तो इन चीजों के स्तर पर अपन देखा जाए तो 5%, 12%, 18% और 28% जो है चीजों पर टैक्स लगते थे। अब इसमें क्या दिक्कत थी कि जटिलता अधिक थी। जटिलता अधिक होने का रीजन क्या है? क्योंकि पहली बार जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जीएसटी किस तरीके से लगाई जाएगी और इसको किस तरीके से वसूला जाएगा। व्यापारियों के अनुपालन कठिन हो रहा था। व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस के अंदर, ताकि उनको भी ज्यादा नुकसान नहीं हो और सरकार को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और इसी के चलते उन्होंने बदलाव किए थे। और ये समान वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स जो थे, ये भी दिक्कत होने लग गई थी, क्योंकि कुछ वस्तुएं किसी स्टेट में कम मूल्य पर मिल रही है तो किसी में ज्यादा पर मिल रही थी। तो इन्हीं चीजों को क्या है, एक समान करने के लिए जीएसटी को लागू किया गया था। अब नई जीएसटी जो संरचना है 2025 से जो लागू होने वाली है, उसके बारे में देखते हैं। मैंडेटरी रेट जो 5% है,
वो किन पर लगने वाली है? रोजमर्रा की जो वस्तुएं डेली यूज में आने वाली, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, पैकेज्ड फूड हो गए, तो इन पर 5% टैक्स लगेगा। साथ ही साथ स्टैंडर्ड रेट जो 18% है, वो 18% टैक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर लगेगा, कपड़ों पर लगेगा, छोटे वाहनों पर लगेगा और सर्विसेज पर लगेगा। और एक लग्जरी टैक्स लगाया है नया अपने लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी नई टैक्स स्लैब में कितनी स्लैब है, तो स्लैब की संख्या जो है अब पहले 4 होती थी, अब स्लैब सिर्फ 3 रह गई है। अब तीसरी स्लैब जो है ना, सबसे डेंजरस स्लैब लागू करी है सरकार ने, और इसको बोला जाता है डिमेरिट या लग्जरी, और इसमें 40% टैक्स लगाया गया है। अब 40% टैक्स लगने का मतलब आप समझते हो, किसी भी चीज पर 40% टैक्स लगाने का मतलब वो कितनी महंगी होने वाली है। और ये किस पर लगाया है? एक तो तंबाकू प्रोडक्ट पर, शराब पर, पान मसालों पर और लग्जरी कारों पर। तो जो भी लग्जरी कारें खरीदने के शौकीन हो, शराब पीने के शौकीन हो, तंबाकू खाने के शौकीन हो, या फिर धूम्रपान करने के शौकीन हो, उन लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब उनकी जेब पर सीधी कैंची चलने वाली है। अब सरकार ने 40% लगाया, तो मेरा तो मानना ये था कि इन चीज़ों पर 100% टैक्स लगाया जाना चाहिए। 40% से क्या होता है? क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, आम जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, लग्जरी कारें तो खैर एक लग्जरी आइटम है, लेकिन ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। पान मसाला, शराब और तंबाकू, इन चीज़ों को या तो बंद कर देना चाहिए सरकार को, या फिर इनको आउट ऑफ स्टॉक कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है, क्योंकि जिस तरीके से अभी थोड़े दिनों पहले गेम्स पर, ऑनलाइन गेमिंग पर जो प्रतिबंध लगाया भारत सरकार ने, अगर तंबाकू उत्पाद, शराब उत्पाद और पान मसाला नशे के उत्पादों पर अगर रोक लगाने लग जाए, तो एक समय तक ऐसा माना जा सकता है कि सरकार को रेवेन्यू में लॉस होगा, लेकिन इससे क्या होगा, आम जनता का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, और ये सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा अगर ऐसा कर पाती है तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कर पाएंगी सरकार। अब खास छूट क्या है, किन चीजों पर 0% जीएसटी लगने वाली है, अब वो देखते हैं अपन। अब 0% जीएसटी किन पर लगेगी? शिक्षा सामग्री पर। पहले क्या है, भारत में एजुकेशन के आइटम्स जो होते हैं उन पर भी 18% के आसपास टैक्स लगता था। अब इनको 0% करा गया है। अब ये कौन कौन से आइटम है? जैसे नोटबुक, पेंसिल, इरेजर और चार्ट, जो है जो एजुकेशन इक्विपमेंट्स हैं, उन पर 0% टैक्स कर दिया है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा जो है, उन सभी पर भी 0% टैक्स कर दिया गया है। किसानों के उपकरण और बीज के जो सामान होते हैं, उन चीज़ों पर भी 0% टैक्स कर दिया गया है। तो ये निर्णय खास तौर पर काफ़ी अच्छा है। अगर इस निर्णय को 1 जुलाई 2017 से ही लागू कर दिया जाता, तो शायद ये भारत के इतिहास का सबसे अच्छा कदम माना जाता, क्योंकि एजुकेशन पर टैक्स वसूलने का काम अभी कोई भी देश नहीं करता है। सबसे बड़ी बात तो ये, पश्चिमी देश भी एजुकेशन पर टैक्स नहीं वसूलते, लेकिन अपने देश ने एजुकेशन पर टैक्स वसूला था। हालांकि अब गलती सुधर ली है। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो एजुकेशन में टैक्स फ्री नहीं है। ये तो सामान्य सामान है जिन पर एजुकेशन में टैक्स लगता था, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है जिन पर टैक्स लगता है, तो उन चीज़ों के टैक्स को भी कम करने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं लागू होने की तारीख क्या रहेगी इसकी। तो नई जीएसटी स्लैब 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि से लागू होगी। अब इससे क्या होने वाला है, इससे व्यापारी और कंपनियों को तैयारी करने के लिए समय दिया गया है। अब इसको लागू करने के लिए जो बीच में समय दिया है 15 दिन का, ये क्यों दिया गया है? ताकि व्यापारी और जो कंपनियां हैं वो इसको अच्छे तरीके से समझ सके और लागू कर सके। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहेगी 2.0 की, जीएसटी 2.0 की? दोहरी जीएसटी संरचना। इसमें केंद्रीय जीएसटी जिसको सीजीएसटी बोला जाता है, और राज्य जीएसटी जिसको एसजीएसटी शामिल है। एकीकृत जीएसटी जिसमें आईजीएसटी बोलते हैं, अंतर्राज्य लेन देन के लिए लागू है। ठीक है। उसके अलावा जीएसटी परिषद देखते हैं, ये जीएसटी नीति निर्धारण और कर दरों के फैसलों के लिए प्रमुख निकाय है। यानी कि इसका काम क्या है, जीएसटी की नीति निर्धारित करने का और कर की दर जो होती है उस पर काम करने का काम रहता है। संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत स्थापित होती है जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होता है। जीएसटी परिषद क्या होती है? 279 आर्टिकल 279 ए के तहत गठित एक मंच होता है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त रूप से भाग ले सकते हैं। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, और इसमें राजस्व या वित्त राज्य मंत्री सदस्य होते हैं, तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त, कराधान या अन्य संबंधित मंत्री सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं। तो जीएसटी परिषद की जो बैठक होती है उसमें सभी राज्यों के राज्य वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। भारत के वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। आर्टिकल 279 ए में इसका प्रावधान मिलता है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ये प्रावधान आपको याद रखने हैं। अब नई संरचना के क्या फायदे होने वाले हैं? साधारण टैक्स सिस्टम रहेगा इसमें। उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, क्योंकि रोजमर्रा की वस्तुएं जो है वो सस्ती होने जा रही है। अब
हानिकारक वस्तुओं पर अधिक टैक्स लिया जाएगा, ये भी अच्छा कदम माना जा सकता है। व्यापार और अकाउंटिंग आसान हो जाएगा। किस किस पर क्या असर होगा ये अपन देखते हैं। सस्ती चीजें क्या होने जा रही है, साबुन, शैम्पू, पैकेज्ड खाना, स्टेशनरी, छोटे वाहन जो है ये सस्ते होने जा रहे हैं। और महंगी चीजें क्या होने जा रही हैं, लग्जरी कारें, सिगरेट, शराब, पान मसाला और जुआ। अब जुआ का मतलब आप समझ सकते हो, बैटिंग एक तरीके से। अब बैटिंग जो है इसको थोड़े दिनों पहले ही बैन किया था। अब जीएसटी वसूला जाएगा इस पर 40%। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि जब आपने ऑनलाइन गेमिंग को बंद कर दिया तो फिर जुआ जैसी चीज लागू रखने का क्या उचित है, उसको भी बंद कर देना चाहिए था, या फिर आपको ऑनलाइन गेमिंग पर भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था। ये एक काफी विवादित प्रश्न है, जिसपे सरकार आगे क्या फैसला लेती है उसके विवेक पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। लागू वस्तुएं, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, गुटखा, शराबी पेय और एरेटेड ड्रिंक, महंगी लग्जरी कारें, ऑनलाइन गेमिंग और जुआ, इन सभी पर 40% टैक्स लिया जाएगा। उद्देश्य क्या है, समाज पर हानिकारक असर करने वाली वस्तुओं की खपत घटाना है, सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिले, टैक्स से प्राप्त धनराशि को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उपयोग करना है, इसलिए इनकी जो दर है उसको 40% रखा गया है। अच्छा विजन है, अच्छा प्रयास है। इस उत्पाद पर तो इसको बढ़ा करके 40 के बजाय जितना कर सके उतना करना चाहिए। 70% तक करे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और 100% कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक उपभोक्ता जो है वो स्वयं का ही नुकसान नहीं करता, बल्कि अपने परिवार के लिए भी काफी सारी दिक्कतें खड़ी करता है। जो इन उत्पादों का सेवन करता है उसका परिवार, उसका मानसिक संतुलन, सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए इन चीजों में सुधार की आवश्यकता थी। अब इससे फायदे क्या हो रहे हैं, रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होनी, टैक्स प्रणाली सरल और पारदर्शी बनेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बोझ कम हो जाएगा, हानिकारक वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अब इनके नुकसान क्या है ये भी देख लेते हैं। ये जो नई स्लैब है उसका नुकसान क्या रहेगा, 40% का, इसके ऊपर है ज्यादा ये चीज। लग्जरी सामान और मनोरंजन की सेवाएं महंगी हो जाएगी, छोटे व्यापारियों को नए स्लैब समझने में समय लगेगा, तंबाकू और शराब उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ेगा, महंगी वस्तुओं की मांग घट सकती है, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखो। अब इसके निष्कर्ष तो आपने देख ही लिए। जीएसटी अब और सरल और पारदर्शी हो जाएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को राहत मिलेगी, हानिकारक वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित होगा और अर्थव्यवस्था में उत्पादन और खपत बढ़ेगी। अब इससे जुड़े कुछ चीजें हैं जो प्रश्न के तौर पर आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। जैसे पहला ही प्रश्न आप देखें, भारत में नए जीएसटी स्लैब कितने और कौन कौन से हैं। तो भारत में नए जीएसटी स्लैब अब केवल 3 दरें हैं। 3 दरें कौन कौन सी है, 5% जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाएगा, 18% जो अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाएगा, एक मानक दर रहेगी, स्टैंडर्ड रेट रहेगी, 40% जो है विलासिता एवं लग्जरी आइटम्स पर पाप उत्पाद, जिसको पाप उत्पाद का मतलब वो उत्पाद जिनका सेवन करना उचित नहीं माना जाता मनुष्य के लिए। अब ये 40% का, 18% का और 5% का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्लेब अभी वर्तमान नई जीएसटी प्रणाली के अंदर रहेगी। तो 5, 18 और 40% रहेगी। दूसरा प्रश्न देखिए, नया जीएसटी ढांचा कब से लागू होगा। तो 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि के पहले दिन से इसको लागू कर दिया जाएगा। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, कौन कौन से पुराने स्लैब समाप्त कर दिए गए। अब इस नए जीएसटी स्लैब के अनुसार जो पुराने स्लैब थे उनमें कौन कौन से जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो एक तो 12% को समाप्त किया गया और एक 28% को समाप्त किया गया। 12% वाली जो चीजें थी उनको ज्यादातर जो है कुछ को तो 5% में डाल दिया और कुछ को 18% में डाल दिया, 28% वालों को 18 में डाल दिया और जो महंगे थे उनको 40% में डाल दिया। अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इस सुधार जीएसटी 2.0 के क्या फायदे होंगे। तो इससे उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम हुआ है, व्यापारियों के लिए सरल बिलिंग और आसान अनुपालन रहेगा इसका, सरकार के लिए टैक्स संग्रहण अधिक पारदर्शी होगा, महंगी वस्तुओं पर अधिक टैक्स वसूली की जाएगी। ये इसके फायदे हो सकते हैं। अगर आपको आरएस का मेंस वगैरह लिखना हो तो उसमें प्रश्न संभावित है कि जीएसटी 2.0 के क्या फायदे होंगे। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटा है। तो आवश्यक वस्तुओं में जैसे पैकेज्ड फूड, साबुन, दवा, दूध से जुड़ी चीजें, इन पर घटा है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा अब पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हो गए, 0% कर दिया है। घरेलू उपकरण जिनमें फ्रिज, एसी, टीवी आदि, उन पर 18% टैक्स वसूला जाएगा। ऑटोमोबाइल जिनमें छोटी गाड़ियां, ईवी पार्ट्स, इन पर 18% जीएसटी वसूला जाएगा। किन वस्तुओं पर सबसे अधिक 40% जीएसटी लागू हुआ है। तो ये विलासिता और पाप उत्पाद है जिनमें तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, लग्जरी गाड़ियां, कसिनो, जुआ आदि जो है इन पर वसूला जाएगा।
तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हर रोज आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाकर देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।